हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के 4th लेक्चर के बारे में, जहां हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत ही अच्छे टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हमारा मेन टॉपिक था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE। उसके पहले हमने स्टार्ट किया था अपना डेनियल सेल। और आज हमारा जो लेक्चर 4 नंबर है ये टोटली बेस्ड रहेगा हमारे इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जहां से आपके नीट, IIT, JEE और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पे। और ये बहुत ही प्यारा टॉपिक समझने वाला है, जिसका नाम है हमारा नेस्ट इक्वेशन, जिसे हम नेंसर्ट इक्वेशन भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो आज हम जब पढ़ेंगे अपना नेस्ट इक्वेशन, तो उस इक्वेशन के ऊपर जाने से पहले हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो इस नेंसर्ट इक्वेशन का एक सबसे मजबूत बेस माना जाता है, जिसे क्या नाम देते हैं? गिब्स ऊर्जा, मतलब गिब्स एनर्जी कहा जाता है। ये अगर देखा जाए तो एक तो आपके जो है क्लास 11th में था ये पूरा का पूरा चैप्टर, जहाँ हमने कहाँ पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स। और उसके बाद मेन टॉपिक हमारा उसमें एक और था, इक्विलिब्रियम, जिसे हम साम्यावस्था कहते हैं। ये सारा का सारा टॉपिक हमारा वहीं से डेराइव होता है, तब हमारा आगे बढ़ता है नेस्ट इक्वेशन। तो आज पहले स्टार्ट करेंगे गिब्स ऊर्जा, और इसी गिब्स ऊर्जा का यूज़ करके हम आगे डेरिवेशन करेंगे नेंसर्ट इक्वेशन, मतलब नेस्ट इक्वेशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं गिब्स ऊर्जा। अब गिब्स ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ होगी या किसी कार्य को हमको जो करना होगा, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं बाहर से, जैसे क्या कह सकते हैं, उसे एक ऊर्जा कहा जाता है। अब गिब्स ऊर्जा का मतलब होता है कि आपके पास में एक प्रक्रम होगा, और उस प्रक्रम में जो भी उपयोगी कार्य हम करेंगे, उस उपयोगी कार्य करने के लिए जितनी सारी ऊर्जा हम उस पर प्रोवाइड करेंगे, या जितनी ऊर्जा की उस प्रक्रम को आवश्यकता होगी, वही हमारा क्या कहलाता है? गिब्स ऊर्जा। तो पहले इसकी डिफिनीशन आइए पूरी कर लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन हमारी क्या होती है। तो डिफिनीशन में हम कहेंगे स्थिर ताप एवं दाब पर, स्थिर ताप एवं दाब पर किसी प्रक्रम में, स्थिर ताप एवं दाब पर किसी प्रक्रम में, मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या लग रही है? स्थिर ताप और दाब होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। आगे, स्थिर ताप एवं दाब पर किसी प्रक्रम में उपयोगी कार्य करने के लिए, उपयोगी कार्य करने के लिए, ठीक है, ये इतनी बातें क्या कि स्थिर ताप एवं दाब पर किसी प्रक्रम में उपयोगी कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे गिब्स ऊर्जा कहते हैं। उसे कौन सी ऊर्जा कहेंगे भैया? उसे गिब्स ऊर्जा कहते हैं। मतलब यही हमारा क्या होता है? गिब्स एनर्जी। कोई एक प्रक्रम होगा हमारा, जिस पर स्टैंडर्ड कंडीशन होगी हमारे तापमान की और दाब की, उस पर जो उपयोगी ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वही हमारी कहलाएगी गिब्स ऊर्जा। और इसको निरूपित करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक पॉइंट इसमें आप लोग और बनाइएगा और उसमें नोट डाउन कीजिएगा। इसे डेल्टा जी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं इसको?
डेल्टा जी से। यही इसका निरूपण करने का तरीका है। जहाँ भी डेल्टा जी आप लोग को दिखे तो समझ लीजिए वहाँ पर किसकी बात हो रही है, गिब्स ऊर्जा की। अब इस गिब्स ऊर्जा को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, मतलब इसके 3 मान हो सकते हैं। कौन कौन से? ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये हमारा थर्ड। अब कौन कौन से मान हो सकते हैं इसके लिए? पहली तो डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव हो, एक मान ये इसका हो सकता है। दूसरा, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और डेल्टा जी का मान 0 भी हो सकता है। हमारे पास कितने प्रक्रम यहाँ पर मिल रहे हैं? 3। या तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होगा, या तो डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव होगा, या फिर डेल्टा जी हमारा क्या होगा? 0 होगा। अब आपका ये नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा या 0 कब होगा, इस चीज़ के बारे में पता करना है। तो कैसे करेंगे? पहला जो हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होता है ये ऑलवेज होता है, नोट डाउन कीजिएगा इसको, स्वतः प्रक्रम में। और जो हमारा डेल्टा जी पॉजिटिव होता है ये होता है अस्वतः प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम। और लास्ट हमारा डेल्टा जी 0 कब होता है? तो इसी में कंडीशन हमारी लगती है साम्यावस्था की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। ये हमारी कौन सी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और लास्ट हमारा ये है एट इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी का मान आपके पास ये 3 कंडीशन में हो सकता है। कौन कौन सी? या तो इसका मान नेगेटिव होगा, या तो इसका मान पॉजिटिव होगा, या फिर इसका मान 0 होगा। नेगेटिव तब होगा जब प्रक्रम स्वतः हो, जिसे स्पॉन्टेनियस कहेंगे। डेल्टा जी पॉजिटिव तब होगा जब अस्वतः प्रक्रम हो, जिसे नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। और डेल्टा जी का मान 0 कब हो सकता है? जब कंडीशन हमारी साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम की हो। अब स्वतः प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम या हमारी साम्यावस्था ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा हम क्या करते हैं बता दे रहे हैं। देखिए, हम कोई भी चीज़ को एकदम बेस से लेकर के चल रहे हैं। बाई चांस आप अगर क्लास 11th में कोई भी टॉपिक आपका इस तरीके का मिस भी हुआ हो तो कंप्लीट हो जाए इस वजह से, तो इसीलिए कंप्लीट लेकर के चल रहे हैं। जब तक आपको इस चीज़ के बारे में कंफर्म नॉलेज पूरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप नेक्स्ट इक्वेशन को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए पहले अच्छे से इसको कवर करते हैं, फिर इसी की सहायता से डेराइव करेंगे नेंसर्ट इक्वेशन। ठीक है, तो बात हो गई यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 की। अब हमको पता कैसे लगेगा कि स्वतः हो रहा है, अस्वतः हो रहा है, साम्यावस्था पर हो रहा है? तो इसके बारे में आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा आपसे कि 3 मान हमारे पास क्या हैं? एक हमारा है डेल्टा जी पॉजिटिव, एक हमारा है डेल्टा जी नेगेटिव, और लास्ट हमारा था डेल्टा जी हमारा क्या होगा? 0 होगा। यही 3 हमारे पास कंडीशन आई किसकी? गिब्स ऊर्जा की। अब हमने आपसे कहा कि स्वतः कब होगा, अस्वतः कब होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव हमने क्या बताया आपसे? अस्वतः। ये हमने क्या बताया आपसे? स्वतः। और ये हमने क्या बताया आपसे? साम्यावस्था। अब इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे? तो देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें, इसमें आपको ये चीज़ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है जो बताने जा रहा हूँ, बस आपको समझ में आ जाए कि स्वतः अस्वतः साम्यावस्था होता क्या है उस चीज़ को लेकर के। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि हमारे पास में एक घर है और उस घर में हमारे पास 2 रूम हैं। ये रूम नंबर 1, दिस इज़ द रूम नंबर 2। अब यहाँ से क्या करना है? हम मानते हैं कि हमारे पास में एक पूरे रूम में गैस भरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारी है N2 गैस। ठीक है, अब पूरा रूम हमारा क्या है? ये गैस से भरा हुआ है। लेकिन जो दूसरा रूम हमारा है ये पूरी तरह से खाली है। हमने क्या किया कि अपने इस रूम से इस रूम में जाने के लिए एक छोटा सा मार्ग दे दिया या रास्ता दे दिया, और ये रूम हमने क्या कर दिया? इसका दरवाज़ा ओपन कर दिया सेकेंड रूम की तरफ। अब क्या होगा कि जो यहाँ पर गैसेस थी
ये धीरे धीरे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगी और आएंगी हमारे किस में, रूम नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि इसको आने का एक माध्यम मिल गया। वो माध्यम क्या हमारा, खिड़की हो सकता है, दरवाज़ा हो सकता है। अब यहाँ से जब गैसेस आना स्टार्ट कर देंगे रूम नंबर 2 में, तो हमने क्या किया कि एक बार ये दरवाजे को ओपन किया और ये गैस इधर अपने आप जाना क्या कर दी, स्टार्ट। तो कोई भी प्रोसेस जब आप स्टार्ट करो और स्टार्ट करने के बाद में वो फिर से कंटिन्यूअस ऐसे ही चलती रहे, वही हमारी कहलाती है स्वतः प्रक्रम। समझ में आई होगी आप लोग को ये बात। हमने एक बार स्टार्ट कर दिया इस गेट को खोल करके और गैसेस अपने आप जाना स्टार्ट हो गई, मतलब हमने एक बार ही इस चीज़ को किया और स्वतः प्रक्रम ये अपने आप क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा जब तक कि कंप्लीट नहीं हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्वतः प्रक्रम। अब इसी के एग्जाम्पल का हम सहारा लेकर के एक बार स्वतः देखते हैं। हम क्या मानते हैं कि हमारे पास यहाँ गैस का जो मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल को हम ज़बरदस्ती का उठा के फिर से फर्स्ट रूम में कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल को गैस का उठा करके फिर से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले रूम में भेज रहे हैं। अब जैसे हमने इस वाले मॉलिक्यूल को फर्स्ट वाले रूम में भेजा, तो अब इस मॉलिक्यूल को देखकर और सभी तो जानबूझ के पीछे आएंगे नहीं। तो जब आप कोई काम ऐसे करो कि आप इस मॉलिक्यूल को उठा के इधर रख रहे हो और उसके पीछे पीछे कोई और क्रियाविधि नहीं हो रही है, तो वो प्रक्रम हमारा कहलाता है अस्वतः प्रक्रम। दैट इज क्लियर। मतलब अगर प्रोसेस एक बार कर दो स्टार्ट और वो चलती रहे तो स्वतः हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर कोई प्रोसेस आप करते हो तो जब तक कर रहे हो तब तक चल रही है, लेकिन जैसे आपने करना बंद किया वो रुक गई, तो हमारी अस्वतः प्रक्रम हो जाएगा। और लास्ट हमारा, हम मानते हैं कि हमारे पास ये दोनों गैसें थी रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 में, इन दोनों का लेवल हो गया बराबर। मतलब जितनी गैसें इधर हैं उतनी गैसें इधर हैं। अब ना गैस इधर से इधर जा रही है और ना ही गैस इधर से इधर आ रही है। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तो उसे हम कहेंगे साम्यावस्था। मतलब ना ही आदान हो रहा है ना ही प्रदान हो रहा है, तो वो कंडीशन हमारी हो जाएगी साम्यावस्था की। प्रक्रम हमने स्टार्ट कर दिया, अपने आप चल रहा है, वो हमारा स्वतः हो जाएगा। और जब तक हमने प्रक्रम को किया तब तक ही वह हो रहा है, जैसे हमने प्रक्रम को करना बंद किया वो रुक गया, वो हमारा हो जाएगा अस्वतः प्रक्रम। तो आई होप कि आपको इस गिब्स ऊर्जा के बारे में इतनी बातें पता लग गई होंगी। अब यहाँ से एक डेराइव करते हैं फॉर्मूला इसका। डेल्टा जी बराबर होता है, डेल्टा जी बराबर होता है, मतलब हमारा डेल्टा जी क्या है यहाँ पर, गिब्स ऊर्जा। तो डेल्टा जी बराबर होता है एक फॉर्मूला, निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। मतलब जितना कार्य निकाय करेगा उसी की वैल्यू हम नेगेटिव में जब ले लेंगे तो वही हमारी क्या कहलाएगी, गिब्स ऊर्जा। तो आप आसानी से इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो कि गिब्स ऊर्जा बराबर होता है माइनस का निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो बढ़ते हैं अब अपने इसी गिब्स ऊर्जा के आगे वाले में पार्ट में, ठीक है। अब हम अपने इस गिब्स ऊर्जा को देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो चीज़ें। हमने जब अपनी सेल के बारे में कोई गणना की थी तो हमने कहा था कि हमारा एक तरफ एनोड था और हमारे दूसरे तरफ था कैथोड। आप सबको ये प्रोसेस याद आ रही होगी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड एनोड था और हमारे राइट हैंड साइड में क्या था, कैथोड। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि इस साइड हमने जिंक लिया था, यहाँ पर लिया था कॉपर। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था कैथोड की तरफ। क्या था ये हमारा, इलेक्ट्रॉन की दिशा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे थे, इस दिशा में। मतलब एनोड से कैथोड की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा था। और हमने जब इन दोनों के विभव का अंतर निकाला था, मतलब एनोड और कैथोड, इसके विभव का अंतर, अब विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं भैया,
विभवांतर। विभव के अंतर को कहते हैं विभवांतर, और इस विभव के अंतर को हमने एक नाम दिया था, आप लोग को याद होगा तो, ई सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, सेल विभव। इतनी चीज़ें तो याद होंगी आप लोग को, क्योंकि अभी ये हर एक टॉपिक में आपके आ रहा है, जितनी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी है। ये हमारा एनोड था, ये हमारा कैथोड था। तो हमने क्या माना कि बात हो रही है गिब्स ऊर्जा की, तो हम मान रहे हैं कि हमारा एक प्रक्रम था जहाँ पर एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, और इन दोनों के बीच में जो विभव का अंतर आ रहा था, जिसे हम विभवांतर कहते हैं, उसे हम बोलते थे सेल विभव। इतनी बातें आई होप कि क्लियर होगा आप लोग को। अब यहाँ से हम मानते हैं कि हमारे पास इधर से जब इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम मान रहे हैं कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो इधर से एनोड से कैथोड की साइड में क्या है, हो रहा है। क्या माना हमने कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था तो वहीं से हमारा विद्युत धारा का प्रवाह भी हो रहा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवेश। तो हम मानते हैं अगर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इस पे बनने वाला आवेश भी हमारा क्या होगा, इस पे बनने वाला आवेश हमारा भी होगा क्या, NF। अब भैया ये NF की वैल्यू कहाँ से आई, तो अभी ये चीज़ भी आपको बताते हैं। N मतलब होता है, जैसे n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो वैसे आवेश भी हमारा क्या है, n, यानी कोई गिनती नहीं है इसकी। F का मतलब होता है, आवेश की गणना हम जब करते हैं इसमें तो फैराडे के फॉर्म में करते हैं, तो F का मतलब यहाँ पर फैराडे हो जाएगा। आप लोग इसको फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हमने माना कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है और आवेश यहाँ पर क्या है, हमारा NF है। ठीक है, अब ये हमारा NF आया कहाँ से, तो आप लोग को एक चीज़ तो पता ही है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। इसको आपने 11th में भी पढ़ा होगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये चीज़ें तो पता ही होंगी आप लोग को। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर गणना करें तो आप सबको पता होगा कि इसकी गणना करते हैं एवोगाड्रो नंबर से। तो एवोगाड्रो नंबर हमारे पास क्या है, 6.02 × 10⁻23। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हुई। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। हम यहाँ से अगर गणना करें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आएगा, ये हमारा मोल नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का, मोल, 1 मोल। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछ रहा है आपसे, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आवेश निकल आएगा ना, यानी उसका आवेश गुणे उसकी संख्या बराबर टोटल 1 मोल का आवेश। तो क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 × 10⁻23। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, करना है हमको। यहाँ से जब दोनों मल्टीप्लिकेशन को हम करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 96500 फैराडे। यही हमारा क्या आता है, इतना आ गया हमारा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फैराडे नहीं, ये इतना आएगा हमारा किसमें, कूलाम में, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, कूलाम में ले रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालने के लिए उसका आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा इतना वैल्यू क्या हुआ, आ गया 96500 कूलाम। ठीक है, अब आप फिजिक्स में ये चीज़ पढ़े होंगे कि ये वैल्यू हमारी जो होती है ये 1 फैराडे के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1 फैराडे के बराबर होती है। अब यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल यानी n मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो जब n मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हमारा जो n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ से हो जाएगा, n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1F
n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश n इंटू एफ, यानी हमारा कितना आ जाएगा NF। तो ये इतनी बात हमारी क्या थी कि भैया ये NF आया कहाँ से। ठीक है, अब बातें इतनी क्लियर है कि NF आया कहाँ से आया। हमने माना कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसका आवेश भी क्या होगा NF की वैल्यू आई कहाँ से, हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश को इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुणा किया, तब हमारा आया 96,500 कूलाम। इस 96,500 कूलाम को हम 1 फैराडे बोल सकते हैं। 1 फैराडे आया हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा n इंटू एफ इज इक्वल टू हमारा क्या NF। इतनी बातें आई होप कि आप सबको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से एक चीज़ और करते हैं हम। अब हमारा n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आ गया NF। आइए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि विभवांतर बराबर क्या होता है। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। अब यहाँ से अगर हम कार्य निकालना चाहें भैया, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर इंटू आवेश, दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो हमारा आराम से निकल सकता है कि नहीं। देखो कार्य को हम कैसे लिखते हैं, W से। विभवांतर हमारा क्या आया, विभव का अंतर क्या था हमारा E सेल। आवेश हमने लास्ट में फाइंड आउट किया, क्या था हमारा NF। तो यहाँ से अगर हम कार्य निकालने की कोशिश करें तो वर्क डन हमारा हो जाएगा NF E सेल। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, बहुत ही इजी वे में आप लोग को हम बता रहे हैं ये प्रोसेस। ये चीज़ें हमारी क्या हुई, क्लियर हुई कि नहीं। देखिए बहुत सी चीज़ें अगर इस चैप्टर में स्टडी करने लायक है तो कुछ लोगों का मानना है कि उसको रट लिया जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इसको समझ के पढ़िए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पीछे आसान सा डेरिवेशन था, उसको थोड़ा सा किया हमने, छोटा सा एग्जांपल लिया एनोड और कैथोड का, वहाँ से हमने NF की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, वो चीज़ें। आप इसको रटने के चक्कर में अगर लगते तो रटने पर रट तो लेते आप, लेकिन मेन चीज़ें होती हैं कि पता लगना चाहिए कि कैसे कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो हमारा क्या यहाँ से आया, वर्क डन हमारा आया NF का E सेल। आप इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन में, अगर किसी भी चीज़ में दिया गया हो कि कार्य निकालिए तब। ठीक है, तो ये प्रोसेस इतना क्या हुआ होगा, आई होप कि आप सबको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब पीछे हमने एक फॉर्मूला क्या निकाला था कि डेल्टा G बराबर होता है माइनस का निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, किया गया उपयोगी कार्य। इतनी चीज़ें क्या थी हमारी, पीछे हमने देखा कि गिब्स ऊर्जा बराबर होता है नेगेटिव का निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। हम मानते हैं इसको समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से अगर हम देखें समीकरण 1 से, तो निकाय के द्वारा जब किया गया कार्य है तो उसको W यानी किसके बराबर है, डेल्टा G के बराबर है। तो इस W की प्लेस पर हम डेल्टा G को रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा G बराबर आ जाएगा NF का E सेल, लेकिन वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गिब्स ऊर्जा में किया गया कार्य जो हमारा निकाय के द्वारा होगा उसका फार्मूला हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, गिब्स ऊर्जा के बारे में। अब यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास क्या क्या निकल के आया है, डेल्टा G निकल के आया है, N निकल के आया है, F निकल के आया है, E सेल निकल के आया है। आप चाहो तो चारों वैल्यू को आराम से लिख सकते हो। डेल्टा G हमारा क्या है, गिब्स ऊर्जा। ठीक है, N हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, F हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और ई सेल हमारा क्या है, ये सेल विभव है। इतनी बातें आप लोग को क्लियर हुई, उम्मीद करता हूँ कि हो गई होगी। डेल्टा G हमारा क्या है, गिब्स ऊर्जा। N मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। F का मतलब हो जाएगा कि आपके कितने मोल इलेक्ट्रॉन है उस पे ऊपर आवेश,
और ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, सेल विभव। तो ये इतनी बातें क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर अगर एक चीज़ हम देखें मानक स्थिति के अनुसार, किसके अनुसार, मानक स्थिति के अनुसार, मानक स्थिति के अनुसार होगा हमारा, मानक हम कब लगाते थे, जब डेल्टा जी हमारा क्या होगा, ऊपर एक छोटा सा पॉइंट आप ड्रॉ करो, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का NF ई नॉट सेल। ये हमारी किसके अनुसार आएगी स्थिति, मानक स्थिति के अनुसार, ठीक है। जहाँ पर डेल्टा जी हमारा क्या हो जाएगा, मानक गिव्स ऊर्जा, और यहाँ से ई नॉट सेल हमारा क्या हो जाएगा, मानक सेल विभव। तो ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट। अगर मानक स्थिति के अनुसार पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में आपको ऊपर क्या करना है, 2 पॉइंट ड्रॉ कर देने हैं, क्योंकि मानक का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, और कंडीशन स्टैंडर्ड लगाने के लिए ऊपर एक पॉइंट लगा देते हैं बस। तो ये मानक गिब्स ऊर्जा हो जाएगा, ये मानक सेल विभव, एन का मतलब वही होगा जो यहाँ पर था, और एफ का मतलब भी यहाँ पर होगा जो यहाँ पे था। यहाँ पे अगर आप चाहो तो एफ की वैल्यू में पुट डाउन कर सकते हो 916500, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेंसर्ट समीकरण के ऊपर, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेंसर्ट इक्वेशन, जिसे नेस्ट इक्वेशन कहा जाता है। तो इस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए एक फार्मूले का यूज़ करते हैं जो हमारे क्लास 11th का फार्मूला है इक्विलिब्रियम का। तो वहाँ पर जो हमारा फार्मूला है ये वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, RT ln Q। यहाँ पर देखिए अगर बात करें हम तो R हमारा एक नियतांक होता है, T हमारा तापमान होता है, और Q को बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। Q का मतलब होता है कि हमारे पास कोई अभिक्रिया है AA प्लस B कैपिटल B गिव्स आउट स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। तो यहाँ से अगर हम Q की बात करें तो Q हमारा होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उत्पाद अपॉन अभिकारक, और उसकी वैल्यू कुछ भी। इसको निकालते कैसे हैं, सबसे ऊपर प्रोडक्ट की वैल्यू रखते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट क्या, कैपिटल C है, इसकी वैल्यू स्मॉल c, कैपिटल D है, इसकी वैल्यू स्मॉल d। नीचे आएंगे तो रिएक्टेंट यानी ये पार्ट हमारा ये हो जाता है A इसकी पावर स्मॉल a और B इसकी पावर स्मॉल b। मतलब Q निकालने के लिए हमको उत्पाद बटे अभिकारक करना पड़ता है, जिसमें उस उत्पाद के ऊपर हमारा क्या वैल्यू, मतलब ये गुणांक जो आगे लिखा हुआ है स्मॉल में, ये सारा गुणांक जो होता है उसके ऊपर पावर में लगा देते हैं, यही होता है हमारा Q। अब यहाँ पर हमारा उत्पाद क्या था, C और D, तो C की पावर स्मॉल c यानी उसका गुणांक, D की पावर स्मॉल d उसका गुणांक, A की पावर स्मॉल a उसका गुणांक, B की पावर स्मॉल b उसका गुणांक। तो Q का मतलब हमारा यही होता है, और अच्छे से अभी आपको समझाते हैं। अब यहाँ से अगर हम डेरिवेशन की बात करेंगे नेस्ट इक्वेशन की तो क्या हो जाएगा, अभी हमने गिब्स ऊर्जा पढ़ा अपना कि डेल्टा जी का मान होता है माइनस का NF ई सेल, इतनी चीज़ें पढ़ी हमने, और डेल्टा जी नॉट मानक कंडीशन में होता है माइनस का NF ई नॉट सेल। इसी दोनों वैल्यूज़ को पुट डाउन करते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू हम रखते हैं ये वाली माइनस का NF ई सेल इज इक्वल टू जी नॉट की जगह ये वैल्यू माइनस का NF ई नॉट सेल प्लस RT ln Q। इतनी बातें क्लियर हुई हमारी। अब क्या करते हैं यहाँ से, बहुत ही ईजी है, आराम से समझते चलिए, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, पूरे
समीकरण में -NF से भाग देने पर, भाग दीजिए, माइनस का NF ई सेल डिवाइडेड बाई माइनस का NF, इसी से भाग देना है, बराबर पूरे समीकरण में देना है, ठीक है। माइनस का NF ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई माइनस का NF प्लस RT ln Q डिवाइडेड बाई माइनस का NF। इस NF से ये कैंसिल, इस NF से ये कैंसिल, बचेगा हमारा जो इक्वेशन ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस RT डिवाइडेड बाई माइनस का NF ln Q। अब एक चीज़ देखो आप, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारे सामने क्या हुई, एक नई इक्वेशन बन करके आई। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई भैया, नस्ट इक्वेशन। यही इतनी सी इक्वेशन थी। अब आइए आगे इसको लॉग के फॉर्म में कैसे चेंज करना है उसके बारे में देखते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी जो फॉर्मूला डेराइव किया, यहाँ पर हमारा कौन सा क्या चीज़ है, तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, ई सेल हमारा है सेल विभव, ई नॉट सेल हमारा है मानक सेल विभव, आर हमारा है नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 8.314, टी हमारा है तापमान जिसकी वैल्यू होगी 298 केल्विन, एफ हमारा है आवेश जिसको हम बोलते हैं 96500। ये सारी चीज़ें आपको बता दे रहे हैं क्योंकि अभी इन सब का यूज़ करना है। नियतांक की वैल्यू होती है 8.314, टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन, और एफ हमारा आवेश है जिसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली थी अभी 96,500 कूलाम, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हमारे पास आकर के डेराइव हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर एक पेच जो हमारा फंस रहा है वो है हमारा ln। तो ये ln क्या है हमारा, तो मैथमेटिक्स में एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं लघुगुणक, जिसे हम बोलते हैं लॉग, ठीक है। अब वो लॉग हमारा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक क्या होता है हमारा लॉग की बेस EX, और दूसरा हमारा चलता है लॉग बेस 10x, ठीक है। ये x यहाँ पर जो लिखा है कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक चलता है हमारा लॉग बेस E, एक होता है लॉग बेस 10। इस लॉग बेस EX को हम कह सकते हैं ln x, और इस लॉग बेस 10 को हम क्या कह सकते हैं, log x। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, दो ही चीज़ें लॉग में होती है, या तो लॉग बेस EX होगा या तो लॉग बेस 10 होगा, मतलब या तो बेस E या तो बेस 10। बेस E अगर है तो उसको सिंपल सा ln लिख सकते हैं, और अगर लॉग बेस 10 है तो उससे हम लॉग नॉर्मली लिख सकते हैं क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और ये x हमारा कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब आप ध्यान दो यहाँ पे, तो ln Q लिखा है, तो इस ln x का मतलब ही हम कह सकते हैं ln Q। क्यों, क्योंकि x की जगह पर हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर Q। तो ये वैल्यू हमारे किसके बराबर है, log EX के। अब यहाँ से अगर हम इस ln x की वैल्यू को चेंज करना चाहें, ln x की वैल्यू को चेंज करना चाहें log बेस 10 में, तो हमको क्या करना पड़ता है, अगर हमको ln x की वैल्यू को चेंज करना है log बेस 10 में, तो इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं log बेस 10x में। ये इतनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। नॉर्मल वैल्यू इसके बराबर ये होती है, इसके बराबर ये होती है, लेकिन अगर हमको ये वाली वैल्यू इसके बराबर बनानी है तो गुणा करना पड़ेगा किससे, 2.303 से, ठीक है। तो आइए यहाँ पर भी इसकी वैल्यू ln को हम log में चेंज करते हैं, तो किससे गुणा करेंगे, 2.303 से। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आइए ई सेल बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस
RT डिवाइडेड बाई NF। इस ln को चेंज कर रहे हैं हम लॉग में, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 2.303 log बेस 10 वैल्यू Q। x की जगह पर क्या है हमारा? Q। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है आपसे। हमको सिर्फ क्या करना था, इसी ln को चेंज करना था लॉग में, जिसके लिए गुणा करना पड़ा हमको किसका? 2.303 का। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू सारी की सारी फाइंड आउट करना चाहें, पूरी की पूरी वैल्यूज़ अगर हम निकालना चाहें, तो हमारी वैल्यूज़ यहाँ से क्या आ जाएगी? तो देखो आप क्या आ जाएगी। देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर की वैल्यू 8.314 टी की वैल्यू 298 डिवाइडेड एन वैसे ही रहने दीजिए। एफ की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 96500। फिर आगे मल्टीप्लाइड बाई 2.303 log 10Q। इतनी चीज़ें समझ में आई। क्या किया हमने? आर टी और एफ की वैल्यू को यहाँ पुट डाउन किया। अब क्या होगा, जब हम इतनी न्यूमेरिकल की वैल्यूज़ को यहाँ से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो लास्ट में जो हमारी इक्वेशन बन करके आती है वो आती है क्या? ई सेल बराबर ई नॉट का सेल माइनस इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद में जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q। ये हमारा बन करके आता है नया नेस्ट इक्वेशन। जितनी भी इक्वेशन हमने आपको बताई, सबका यूज़ कहीं ना कहीं आता है किसमें? न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो ये चीज़ें आपको क्लियर। अगर नॉर्मली से आपको हम फार्मूला लिखवा देते तो आपको पता ही ना चलता कि ये वैल्यू कहाँ से आई, बस फार्मूला आप रख लेते। ये ln हमारा चेंज कैसे हुआ लॉग में, ये भी ना पता चलता। ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको पढ़ने में मेहनत लगेगी, आपको पढ़ाने में भी मेहनत लगेगी। बिना इसके इस चैप्टर को समझना संभव ही नहीं है। तो अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तो हर एक वैल्यू के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन सी कहाँ से आई है। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का भी यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। कैसे हमने लॉग को चेंज किया लॉग बेस 10 में, कैसे हमने ln को चेंज कर दिया लॉग में, कैसे हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और नॉर्मली सा लोग क्या करते हैं कि इस फार्मूले को आपको दे देंगे, बस हो गया। लेकिन इसका डेरिवेशन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब आपको अगर इतनी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो डेरिवेशन में बहुत बड़ा कोई प्रोसेस नहीं है, बस आपको वैल्यू सबकी पता होनी चाहिए। इसीलिए हमने गिब्स ऊर्जा का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे जी था, यहाँ डेल्टा जी नॉट था हमारा। तो जब तक आपको गिब्स ऊर्जा नहीं बताते तो आप इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट नहीं कर सकते थे। बहुत ही ईजी सा हमारा ये इक्वेशन है। अब आइए इस इक्वेशन को लागू करते हैं साम्यावस्था पर। इस इक्वेशन को हम लगाते हैं साम्यावस्था पर, ठीक है। आइए तो अब आइए इस इक्वेशन को देखते हैं हम साम्यावस्था पर हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी, या कोई नया फार्मूला कैसे निकल के आएगा। तो बात करेंगे जब साम्यावस्था पर हम इस फार्मूले के बारे में, तो यहाँ पर एक कंडीशन लगती है। हमने आपको गिब्स ऊर्जा में बताया था कि गिब्स ऊर्जा में साम्यावस्था पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, हमारी 0 होती है, और ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। क्यू हमारा चेंज हो जाता है के में, और इस के को हम बोलते हैं साम्यावस्था स्थिरांक। लेकिन यहाँ से एक चीज़ नहीं चेंज होती है, वो है हमारा डेल्टा जी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, ई नॉट ऑफ सेल डज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बातें आप साम्यावस्था पर याद रखना, वरना डेरिवेशन के साथ साथ क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत। क्या चीज़? अगर साम्यावस्था पर हम बात करेंगे इस फॉर्मूले की, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू 0, ई सेल की वैल्यू 0, क्यू हमारा के में चेंज हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट की
वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। मतलब बच्चे क्या करते हैं कि इस डेल्टा जी को भी 0 कर देते हैं और इसको भी 0 कर देते हैं, जबकि डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता है। तो आइए इतनी चीज़ें हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर कैसे क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज़ निकालें तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0, तो 0 बराबर हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि आर टी एल एन क्यू, इस एल एन को लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा आर टी लॉग क्यू। इतनी वैल्यूज़ क्लियर हैं आप लोग को। 0 बराबर हमारा हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस इस एल एन को हमने लॉग में चेंज किया तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से आर टी लॉग क्यू। इतनी वैल्यूज़ आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा जी नॉट है इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड, तो किस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा हमारा। तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, माइनस का डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग क्यू। एक एक स्टेप आप लोग को बहुत ही धीरे धीरे से बता रहा हूँ। इस डेल्टा जी नॉट को हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया तो ये पॉजिटिव था, इधर आया तो किस में हो गया हमारा नेगेटिव में। अब यहाँ से अगर हम इस लॉग क्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी हमारी इस लॉग क्यू की वैल्यू, तो हमारा लॉग क्यू बराबर हो जाएगा लॉग क्यू, एक काम कीजिए इसको इधर रहने दीजिए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस का डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी इज़ इक्वल टू लॉग क्यू। ये यहाँ पर लॉग क्यू के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा हमारा क्या 2.303 आर टी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और होती है, इधर नोट डाउन अप कर लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर होती है कि कोई भी वैल्यू अगर हमारी लॉग में लिखी है, कोई वैल्यू हमारी लॉग में लिखी है, हम मानते हैं कि हमारे पास लॉग वैल्यू x लिखी है और वो बराबर किसके है, y के। देखिए कैसे, हम मानते हैं कि हमारा एक वैल्यू क्या हो जाएगा y, ये हमारा क्या है log x और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी y। हम मानते हैं कि ये हमारी वैल्यू y है और ये हमारी वैल्यू किसके बराबर है, log x के। तो आप देखो ये log x है, ये उसकी वैल्यू y है। तो हम log x की वैल्यू y जब हमारे पास है, यहाँ से अगर हम इस x को वैल्यू लिखेंगे, यानी x की वैल्यू को जब हम लिखेंगे तो ये log यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो जाता है और बन जाता है एंटी लॉग। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये log एंटी लॉग y। तो अगर हम इस y वाली वैल्यू को या इस log वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा इधर क्या बन जाएगा, ये एंटी लॉग बन जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से q इज़ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, q बराबर हमारा आ जाएगा एंटी लॉग, और दूसरा हमारा देखिए इस log q को हमने यहाँ पर q ऐसे रहने दिया, इस log को इधर ट्रांसफ़र किया और जब log को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। यही इतनी चीज़ सिर्फ करनी थी। अब क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, और उधर क्या लिखिए वैल्यू हमारी, माइनस का डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर टी। ये इतनी चीज़ें समझ में आई कि लॉग से एंटी लॉग हमारा कैसे हुआ, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हमने आपको एक कंडीशन और बताई थी कि q की जगह हमारा k आ जाएगा, तो यहाँ से q को रिप्लेस करेंगे k से, तो k बराबर हो जाएगा एंटी लॉग माइनस का डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर टी। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी साम्यावस्था पर, ठीक है। इतनी चीज़ें आई होप कि आप सबको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। ये हमारी किसकी वैल्यू आई, इस वाले इक्वेशन की वैल्यू आई साम्यावस्था पर। अब आइए जो हमने लास्ट में फाइंड आउट किया था नेंसर्ट इक्वेशन, उस वैल्यू को आइए देखते हैं साम्यावस्था पर हमारी क्या होगी, ठीक है। आइए, जो लास्ट में हमने नेस्ट इक्वेशन को डेराइव्ड किया था, हमारी वो क्या थी,
ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। अब इस वैल्यू को हम किस पे चेक करेंगे? साम्यावस्था पर एट इक्विलिब्रियम, जहाँ पर डेल्टा जी हमारा क्या होता है 0, ई सेल भी हमारा क्या होता है 0, क्यू चेंज हो जाता है क्यू में, लेकिन ई नॉट सेल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। तो आइए इन सभी कंडीशंस को इसमें अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है? साम्यावस्था। देखते हैं आइए। ई सेल की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। अब इस क्यू को चेंज करना है किस में? के में। तो हम लॉग क्यू की जगह क्या लिखेंगे? के। अब यहाँ से ये इतनी वैल्यू हमारी नेगेटिव में है, आइए इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे ये वैल्यू हम, तो हमारी क्या हो जाएगी 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग के इज इक्वल टू ई नॉट सेल। इतनी बातें क्लियर हैं कि हमने इस माइनस वाली 0.0591 बाई एन लॉग के की वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र किया, तो उधर से निगेटिव से इधर आई, किस में आ गई? पॉजिटिव में, और इक्वल टू किसके हो जाएगा? ई नॉट सेल में हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से इस वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इस लॉग के को ऐसे ही रहने देते हैं और इस वैल्यू को उस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ से हमारी अगर देखें तो लॉग के की वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग के ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये पोजीशन रिवर्स हो जाएगी। तो हमारा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। ये लॉग के को हमने वैसे रहने दिया, इस पूरी वैल्यू को उधर ट्रांसफ़र किया तो ये क्या होगी? उलट जाएगी। तो उलटने के बाद कहाँ आ गई? इस तरफ आ गई। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे कि इसकी अगर वैल्यू हम बाई 1 मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लॉग के की वैल्यू हमारी क्या आएगी? एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। अब हमने क्या किया कि लॉग के का मतलब लॉग एक्स, और ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई? वाई। मतलब ये वैल्यू हमारी क्या आई? लॉग एक्स, और ये वैल्यू हमारी क्या आई? वाई। अब हमने क्या किया था कि इस x की वैल्यू को इधर रहने दिया था और इस लॉग को इधर जब ट्रांसफ़र किया तो लॉग किस में चेंज हो गया? एंटी लॉग में। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस लॉग की वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एंटी लॉग। तो यहाँ से x की वैल्यू, ये माफ़ कीजिएगा, k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? ये लॉग का एंटी लॉग, तो हो जाएगा हमारा एंटी लॉग, और इस तरफ की वैल्यू एन ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। ये हमारी एक नई इक्वेशन निकल के आएगी साम्यावस्था की पोजीशन पर। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी की सारी आज की नस्ट इक्वेशन गिब्स ऊर्जा। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, गिब्स ऊर्जा पूरा कंप्लीट पढ़ा, फिर नस्ट इक्वेशन में कौन कौन सी इक्वेशन आई, कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें डिराइव्ड की, नस्ट इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद में लॉग की वैल्यू, लॉग को कैसे चेंज करते हैं एंटी लॉग में वो वैल्यू, और सारी की सारी इक्वेशन हमारी साम्यावस्था पर क्या होती है इसके बारे में हमने देखा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि टॉपिक को अभी स्टॉप कर दे रहे हैं। पहले जो हमने इक्वेशन पढ़ी आज सारी की सारी, और जो हमने पढ़ा था SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स अपने अगले वीडियो में कर लेंगे। फिर अगले वीडियो से फिर स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, क्योंकि जो टॉपिक अभी हमने यहाँ पर पूरा पढ़ा है और इसके पहले जो पढ़ा है, पहले उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अगर आप एक साथ टॉपिक पढ़ते जाओगे तो पीछे का छूट जाएगा, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसीलिए पहले इस पर कुछ क्वेश्चन किया जाएगा अगले लेक्चर में, फिर बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक की। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज आपका सारा का सारा डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। और जिस पॉइंट पर कहीं भी अगर कन्फ्यूज़न हुआ हो थोड़ा सा भी तो उसको कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा कर पढ़ते रहिए और टारगेट रखिए ऑलवेज़ कि फुल मार्क्स आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिल पाएँ। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें मिल पाएँ। इसीलिए खूब अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। जो भी डाउट हो आप मेंशन कीजिएगा कमेंट में, वो भी सॉल्व किया जाएगा।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।